ग्रेड थर्ड में जो बेचारे बीएसटीसी वाले थे, 12th पास बच्चे थे, वो मासूम से चेहरे, उनके सामने एक कथन कारण इतना मोटा पेपर है ना कि उनकी हालत खराब। आप तो वो थे जिनको कम से कम माइंडसेट ये था कि कल वाले की तरह अच्छा पेपर आएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। मैंने कहा ना कुछ पेपर में प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत जटिल है, ठीक है, वो 2-3 प्रश्न ही है और उस 2-3 प्रश्नों के लिए तुम्हें दिक्कत की नहीं, लेकिन 70% तो ऐसे हैं ना, 70% जो आपके थोड़े से प्रयास से प्रश्न ठीक हो जाता है अगर आपने ढंग से मेहनत करी। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए 15वें वित्त आयोग को लेकर, हालांकि इकोनॉमिक्स से जुड़ा भी हो सकता है। वित्त आयोग के संदर्भ में 2021-22 से 2025-26 में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को जो दी जाने वाली राशि थी वो कितनी थी? 15वें वित्त आयोग, अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग में जो है वो कितनी राशि जिला परिषद और उसके बाद में आपकी पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है। और इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहने वाला है 10, 10, 80 नहीं, 20, 5 और 75 ये भी नहीं है, तो राइट क्या रहने वाला इसका 5, 20 और 75। ये ऐसा प्रश्न था विद्यार्थी जो 90% बच्चा नहीं कर पाया और 10% भी वो बच्चा कर पाया है जिन्होंने पिछली इकोनॉमिक सर्वे को ढंग से पढ़ा है और उनसे ये प्रश्न अगर पूछ लिया गया है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसएसटी का बच्चा इस लेवल तक गया है तो उस प्रश्न को क्या उनकी संख्या मात्र 5% भी नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत बहुत सरल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को एग्जाम में कई सैकड़ों बार पूछ लिया गया। बताओ इस प्रश्न में कहां जटिलता दिखी आपको? प्रश्न है 42वें संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित शब्द प्रस्तावना में जोड़ेंगे। आप सभी को पता होगा कि प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ है 42वें संशोधन 1976 के द्वारा और प्रस्तावना में 3 शाब्दिक शब्द जोड़े गए, जिसमें एक जोड़ा गया समाजवादी, एक जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, एक जोड़ा गया अखंडता। ये लोकतांत्रिक नहीं है तो बी ऑप्शन जिसमें उसको काट दीजिए। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। राइट आंसर आपका आ चुका है, कौन सा है? ए, सी और डी। ए, सी और डी। इस प्रश्न में कहां जटिलता थी? बिल्कुल सही आंसर इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में आपको कौन सी जटिलता दिखी? हालांकि अधीनस्थ बोर्ड खुद ने एक डेट गलत दे दी। अब अधीनस्थ बोर्ड जो है वो हो जाता है कई बार, नए प्रश्नों की अगर निर्माण करे तो डेट वेट हो जाती है उनके कई बार, तो कुछ हुए हैं। एक तो प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया? हमने हर क्लास में जिक्र किया उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को हुआ। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया? तीसरी बैठक में 11 दिसंबर को। प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब पेश की? देखिए 21 फरवरी 1947 आ रहा है, लेकिन प्रारूप समिति का गठन ही 29 अगस्त को हुआ। तो जब गठन हो गया है 29 अगस्त को, पहले रिपोर्ट कैसे आएगी? तो इसकी डेट 48 आनी चाहिए, लेकिन ये अधीनस्थ बोर्ड की गलत हुई है। कोई दिक्कत नहीं, अगर विकल्प के अकॉर्डिंग देखे तो प्रश्न हो जाएगा। संविधान को कब स्वीकार कर लिया? 26 नवंबर 1949 को। और प्रारूप समिति की रिपोर्ट अपन कर सकते हैं कौन सा इसमें देखिए। तो पहले का कौन सा सही हो रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश पे का 3 हो रहा है, एक सही हो रहा है, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ सी विकल्प हो रहा है सही। इस प्रश्न को हमने हर क्लासरूम, आप विद्यार्थी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, आपने इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। देखिए 2 प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जैक्ट सही हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब ये सारे अनुच्छेद है, अनुच्छेदों का क्रम पूछा है और क्रम कैसा पूछा है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो पहले अनुच्छेदों को लिख लेते हैं आगे। देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, व्यक्तिगत अनुच्छेद 21 में, विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अनुच्छेद 29 और 30 है और कारखानों में बच्चों को नियोजन को लेकर अनुच्छेद 24 है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। बड़े से छोटे में देखिए सबसे पहले कौन सा रहेगा? 29 या 30, तो सी विकल्प रहेगा इसमें। 80% क्वेश्चन, ये प्रश्न डिलीट होगा बेटा, डिलीट नहीं होगा ये प्रश्न। इस प्रश्न में, पिछले वाले प्रश्न में डिलीट की संभावना नहीं है ना, सही है इसमें। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो देखिए एक का कौन सा सही अवरोही, ये सबसे बड़ा सी आएगा। ये देखो सी एक में सही हो रहा है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद डी आएगा 24, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद ये आएगा। बताओ ये भी प्रश्न देखिए। हाँ, इस प्रश्न को आप पढ़िए अच्छे से। 1991 के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। 1991 के पश्चात पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है क्योंकि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण दे दिया। और ये बात 243 डी में लिखी है क्योंकि पंचायती राज में आरक्षण 243 डी में थी। पॉलिटी के प्रश्न सरल आई, बहुत अच्छी बात है, सरल आई तो आपकी थोड़ी हिम्मत रहेगी ना। आरपीसी पॉलिटी के पीछे पड़ी है खा पी के, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने थोड़ा सा इज्जत रख दिया ना। देखिए इसमें कौन सा सही है? दोनों सही, आर और ए दोनों सही है। हालांकि 73वां संशोधन अधिनियम लागू 1993 में हुआ, 1992 का, लेकिन देख सकते हैं इसमें तो आर और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 7वीं अनुसूची में शामिल है, अपन पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और संवर्ती सूची। पंचायत सूची नहीं है। ए बी और सी, ए बी और सी की बात करें, ए बी और सी, ए विकल्प इस प्रश्न का क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहेगा। इस प्रश्न में कहा है 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये हम पंचायती राज को लेकर जब पढ़ रहे थे उस समय समितियों के नाम मैंने खूब लिखवाए होंगे और इसको मैंने 2 बार लिखवाया होगा। मैंने कहा देखो एक बार क्रम पूछ लेते हैं, तो क्रम में आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति 1977, जिन्होंने पंचायती राज के 2 स्तर की बात की। बलवंत राय मेहता समिति 1957 या 56 हो गया। जीवी के राव समिति 1985, सादी गली समिति जो राजस्थान के संदर्भ में थी 1964। तो पहले का कौन सा सही हो रहा है? 1 का 3 सही है, 1 का 3 सही है, 2 का 4 सही है, इसके बाद 2 का 3 का 2 सही है और 1 सही है। इसका भी राइट आंसर आपका आ चुका है कौन सा? सी विकल्प। बताओ इस प्रश्न में कोई दिक्कत है क्या आपको किसी प्रकार की? ये समिति हमने पढ़ी थी राजस्थान में पंचायती राज को लेकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद, ये बहुत बेसिक प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने कई बार डिस्कस किया है, तो ये देख लीजिए। सी विकल्प होगा ना पिछले का? ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, इसका संविधान में उल्लेख ही नहीं है, इनका भी नहीं है। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? अंतरराज्यीय परिषद। इंटर स्टेट काउंसिल जो है, अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 263 में। 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये राज्य के मुख्यमंत्री इसकी बैठक में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए। हाँ, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा जटिल प्रश्न मान सकते हैं ना, क्योंकि कौन से लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें थी, सॉरी कितने दलों ने भाग लिया? प्रथम लोकसभा चुनाव, द्वितीय लोकसभा चुनाव, तृतीय और चौथा। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है।
लेकिन प्रश्न आपसे यह पूछा गया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे लोकसभा चुनाव में कितने दलों ने भाग लिया, यह आपसे प्रश्न पूछा गया। अब फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फिर अपन देख लेंगे इसका क्या रहने वाला है। जल्दी से बताइएगा। देखिए आ रहा है कुछ। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल थे, तो उसके बाद दूसरे में 4, फिर 6 और फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या रहना। सबसे क्या पूछा गया इसमें, आरोही क्रम पूछा है, छोटे से बड़ा पूछा है। और छोटे से बड़े में देखिए सबसे पहले बी आएगा। अब बी एक में बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये राइट आंसर आपका कौन सा हो गया है, डी हो गया। इस प्रश्न में भी आपको ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ छोड़ दिया, अच्छी बात है। ऐसे प्रश्न अगर नहीं आ रहे तो छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अब बताओ इस प्रश्न में क्या जटिलता है। ग्रामीण स्वशासन का मतलब है पंचायती राज को मान्यता कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दी गई। 42वां संशोधन, 73वां संशोधन, 44वां संशोधन या 74। आप सभी ने कई बार लिखा है कि 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज और 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय को मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है पंचायती राज को लेकर। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है। देखिए इसमें यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली होगी, लेकिन किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो मध्य स्तर का होना जरूरी नहीं होता है। अब इस प्रश्न को अगर करें तो 73वें संशोधन में प्रत्येक राज्य में, अगर प्रश्न में प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो 2 स्तर होंगे, लेकिन सामान्यतः शब्द आता है तो अपन मान लेते, तो ए सही है। परंतु आर मैं इसमें गलत मान रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय होना जरूरी नहीं है। और वर्तमान में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है, तो इसमें आप सही करेंगे, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ठीक है। अब इस प्रश्न में अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है वो अलग बात रहेगी। बाकी प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था तो नहीं है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 स्तर हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला देखिए, भारतीय संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा कतिपय सीमा तक केंद्रीकरण और समन्वय सुनिश्चित किया गया। मैंने कहा प्रशासनिक एकरूपता के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का होना राज्यों में जरूरी है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अधिकांश राज्यों में सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन कई बार केंद्र अपने स्तर पर इनको बुला सकता है। इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इनका चयन केंद्र करता है, लेकिन इनको कई बार केंद्र जो है अपने पास बुला सकता है। जैसे आपने देखा होगा सुधांशु पंत जो है राजस्थान के मुख्य सचिव थे, लेकिन फिलहाल इनकी सेवाएं राजस्थान में समाप्त करके इनको केंद्र ने बुलाया। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 224 में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल गलत है ये बात। 214 में आगे बढ़ना ही नहीं है। अब कुछ कहने कि सर उड़ीसा में कितने न्यायाधीश, हमें नहीं पता, आगे बढ़ना ही नहीं है ना। इस प्रश्न में सीधा 214 की जगह 224 लिखा, 224 में अपर न्यायाधीश लिखा हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो गया, ए विकल्प। इसमें भी कोई जटिल प्रश्न था नहीं, अगले विकल्प ही नहीं पढ़ने। चलिए अगला देखिए, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात, देखा इंदिरा गांधी ने 25 जून को राष्ट्रीय आपात लगाया, और राष्ट्रीय आपात के तहत जितने भी नेता थे जो उस समय जनता दल के थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपात को लगाने के लिए निर्णय लिया। मैंने लिखवाया कि मंत्रिमंडल शब्द जो है वो 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में था ही नहीं, 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये इसमें राइट होगा। बाकी सही आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया गया। मध्य रात्रि के पश्चात जितने भी अखबारों की बिजली, अखबारों सभी बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद, बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद नहीं करी है, जो भी प्रिंटिंग प्रेस थी उनकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी। हो जाता है कई बार ऐसा ना, प्रातःकाल में विपक्ष को सबको मीसा कानून के तहत सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी संविधान सभा में हमने पढ़ा था कि अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब हुआ। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया, वायसराय के रूप में लिन लिथगो का वेवेल का आगमन, देखिए 1945 का रहेगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मुस्लिम लीग के चुनाव में हारने के बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ। अब आप बताइए कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, मई 1946 में, और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अगस्त 1946। अब बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर है ना। क्रम पूछा है तो सबसे पहला क्रम इसमें क्या रहने वाला है, डी रहेगा। जल्दी से बताइए प्रश्न का राइट आंसर इसमें क्या रहने वाला है। और ये सारी डेट अपन क्लास में लिख चुके हैं, जल्दी से बताइए। सबसे पहले कौन सा सही है, वेवेल योजना, डी सही है। उसके बाद में कैबिनेट मिशन में तो प्रावधान था अंतरिम सरकार बनेगी और संविधान सभा बनेगी, तो ये अंतरिम सरकार से पहले संविधान सभा के चुनाव हुए, तो इसका मतलब है ये मई की बात होगी। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन। राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी विकल्प। अगला प्रश्न है, छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना के कालक्रम के संदर्भ में पूछा गया। ये प्रश्न जटिल था। देखिए इतने सारे प्रश्न करे हमने 20-22, जिनमें से ये दूसरा ऐसा प्रश्न है जो जटिल है। राजनीतिक दलों के कालक्रम के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, कौन से राजनीतिक दल का गठन कौन से वर्ष में हुआ है, ये थोड़ा सा देखिए। देखिए सबसे पहले मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा 1915 और 1916 में गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद कौन सा प्रश्न पूछा गया, छोटे राजनीतिक दलों के कालक्रम के अनुसार, तो कालक्रम में सबसे पहले डी आ रहा है, और सबसे पहले डी आ रहा है इसका मतलब बाकी में ढूंढना ही नहीं है। ऑप्शन जो है सी विकल्प इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 139 का सी विकल्प रहेगा। चलिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो
हम आज देखने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अभी मैं कमेंट देख रहा था कि नरेंद्र सर नहीं है, कि नरेंद्र सर वाले जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। हालांकि राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उनके मैं टिक करूंगा, आप देख लेना आपके, और इंडिया और वर्ल्ड के जो भी आए हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आइए देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्र के हमारे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है? अवरोही क्रम में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका ऑप्शन जो है वो है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित फसलों को उगने के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, 4 फसलें हमारे दे रखी है यहाँ पर। अगला देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जनसंख्या घनत्व का आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जनसंख्या घनत्व के अनुसार अगर हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो हमारा डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? देख लेते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है। उच्चतम कुल साक्षरता प्रतिशत कोटा जिले में है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर जयपुर जिले में सबसे ज्यादा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा है बी। कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है ये पूरे भारत में एक साथ ही लागू हुआ था। कोई ऐसा है नहीं कि राजस्थान में एक साथ लागू हुआ, पूरे भारत में एक साथ लागू हुआ 2007-8 के अंदर। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें शुरुआत में 3 फसलों को शामिल किया गया था, बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 2 फसलें और शामिल कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजस्थान में फसल दे रखी है, उधर आवश्यक वर्षा दे रखी है, मक्का, ज्वार, गन्ना, मूंगफली, उधर वर्षा की मात्रा दे रखी है। तो इसका जो सही जवाब है हमारे ए ऑप्शन है। देख सकते हैं कि मक्का को चाहिए 50 से 100 चाहिए, ज्वार को चाहिए 40 से 80, फिर आता है गन्ना, गन्ने को सबसे ज्यादा चाहिए इन फसलों के अंदर, और मूंगफली बचा हुआ है 50 से 125। राजस्थान के जिलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। अगर मैं राजस्थान के जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करूं तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, घटता क्रम। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जैसलमेर है, उसके बाद आप देख सकते हैं बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर अजमेर। राजस्थान में कौन सा अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है? अंचल का मतलब क्षेत्र। वो कह रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बरसात है वो किस क्षेत्र में होती है, ये बताइएगा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बरसात है माउंट आबू क्षेत्र में होती है। लुगदी और कागज की छपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पाद प्रयुक्त होता है निम्न में से? धूड़ी, कत्था, तेंदु, सड़। तो ध्यान रखना भी, इसका आंसर कहीं किताबों में लिखा गया नहीं है। अब बोर्ड जो मानेगा उसको सही करना पड़ेगा, आज तक किसी किताब में देखे नहीं है, तो इसको मैं स्टार लगा के छोड़ रहा हूं, इसके बोर्ड के ऊपर ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर? आप गौर करना कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमारे इससे आ रहे हैं, यानी जनगणना टॉपिक से। तो आप इसका जवाब पता होना चाहिए आपको, जयपुर। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अधिकतम ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अच्छा, कथन कारण का, मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है तथा यह कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी केवल मूंगफली और कपास की कृषि के लिए अनुकूल है। अगर इसका सही आंसर देखें तो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो मिट्टी है मरुस्थलीय, ये सूखे को सहन करने वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए बेस्ट होती है। फिर वही कथन कारण वाला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियों में भौम जल नियंत्रण और प्रबंधन की कार्य नीतियों के लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, भौम जल के लिए गत्यात्मक पुनर्भरण हेतु कम संभावना के कारण यह क्षेत्र जल संकट की सुभेदता से ग्रसित है। तो इसका हमें पता होना चाहिए कि हमारा ए सही है। कौन सा है? ए सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता कौन सी नदियां लूणी नदी की सहायक नदियां हैं? तो हम ये कहेंगे लूणी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? तो बांडी है, जोजड़ी है, सुकड़ी है। माही तो अपने आप में बड़ी नदी ही है, आप जानते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन है? हाड़ोती पठार भी कहा जाता है, राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व भाग में है। चंबली क्षेत्र की प्रमुख नदी है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये गलत लग रहा है, ये तो गलत है। तो इसमें देख लेते हैं, हम सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन सा है? तो हम कहेंगे इसमें सत्य कथन ए और सी है। यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है, चंबली क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर देखिए, हम सूची 1 को सूची 2 से, तो चंबल, लूणी, बनास, बाणगंगा, ये इतनी सारी नदियां दे रखी है हमारे, इनमें से सुमेलित करना है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, यहां पर वापस वही पर्यटक स्थल और क्षेत्र दे रखे हैं, पर्यटक स्थल और क्षेत्र दे रखे हैं, तो इसका सुमेलित करना है। मेहरानगढ़ है, गलियाकोट है, दिलवाड़ा है, जंतर मंतर है, जंतर मंतर है, मेहरानगढ़ है। देखो ये 2 तो वैसे ही आपको पता ही है, और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन आप जानते हैं, बी। ठीक, अगला देखो, झील दे रखी है, जिला दे रखा है, पिछोला झील, सांबर झील, आना सागर, कोलायत। तो ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे कौन सा आंसर होगा इसका। तो हम बता देंगे कि 87 का डी ऑप्शन है। फिर देखिए, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, अवनी लेखरा है, देवेंद्र झाझड़िया है, मेजर दलपत सिंह शेखावत है। अगर इनको खेल के साथ सुमेलित करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो किससे संबंधित है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे निशानेबाजी से संबंधित है, अवनी लेखरा पैराशूटिंग से संबंधित है, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से है। फिर आता राजस्थान के किस जिले में तांबर खनिज ज्यादातर पाए जाते हैं? तांबे वाला खनिज सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो तांबे वाला जो खनिज है सबसे ज्यादा कहां पर है? तो हम बताएंगे हमारे झुंझुनू में है, उदयपुर में है, अजमेर में है, लेकिन जयपुर में नहीं है। फिर आता राजस्थान के किन जिलों में asbestos के महत्तम भंडार पाए जाते हैं? asbestos सबसे ज्यादा asbestos के कहां पर है? तो ए और डी, क्या आंसर होगा? ए और डी आंसर होगा। अगला देखो, खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलें कौन सी है? हमें बिल्कुल सरल देखा जाए तो खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय, खरीफ ऋतु में, तो हमारे सी और डी, क्योंकि ये तो हमारी रबी ऋतु की है। अगला देखिए, रिको ने निम्नलिखित कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। तो बिल्कुल रिको के द्वारा कौन कौन से एग्रो फूड जो पार्क है वो डेवलप किए गए हैं, वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो हम कहेंगे बोरनाडा, कोटा और अलवर है। कौन सा है? बोरनाडा, कोटा और अलवर है। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर बात करते हैं। हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशाएं होती है? आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में जो हवाएं चलती है वो हमारे ऊर्ध्वाधर चलती है, लेकिन हमारे समताप मंडल में क्षैतिज चलती है। इस वजह से हमारे हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे जो परत अनुकूल है वो ये वाली है। नीचे के देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। ठीक बात, अभी घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन ही दिन रात के चक्कर के लिए, बिल्कुल दिन रात घूर्णन की वजह से ही बनते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जयमंडल, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर पड़ता है। सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उड़ीसा में है।
निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक समय रेखा है? आप जानते हो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो हमारी भारत की मानक समय रेखा है। महासागरों का उनके आकार में आरोही क्रम बताओ। तो आरोही क्रम बताएं तो सबसे छोटा आप जानते हैं कौन सा है? अवरोही क्रम आपको पता है घटता होता है, आरोही क्रम बढ़ता होता है। तो इनमें से ए सबसे लास्ट में आएगा और डी सबसे पहले आएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आर्कटिक महासागर, फिर हिंद, फिर अटलांटिक, और ये हो जाएगा। फिर देखो यहां पर सुमेलित करना है तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, ए के सामने 3, ए के सामने 3, ए के ऑप्शन में है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्या सर भारत भूगोल का पूछ लिया क्वेश्चन? भी भारत भूगोल का पूछ लिया, पूछा भी तो कौन सा? बिल्कुल नॉर्मल पूछा है। कथन कारण वाला क्वेश्चन, नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान होता है। बिल्कुल ठीक कहा है, नदी के पानी का घनत्व कम होता है, महासागर में लवणता ज्यादा होती है, इस वजह से उसका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व ज्यादा होता है, पानी भारी हो जाता है, और पानी भारी हो जाता है तो उसकी नदी की तुलना में सागर में तैरना आसान हो जाता है। तो अगर नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है, लवणता के कारण महासागरीय जल का घनत्व बढ़ जाता है। ए आर दोनों सही है। मोटे अनाज बताओ, तो मोटा अनाज इनमें से मक्का है और ज्वार है, तो ए और बी देखो किसमें है? सी ऑप्शन में है। महासागरीय जल धाराओं का सुमेलन करना, हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ए के सामने 3 आएगा, ए के सामने 3 ऑप्शन एक में है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में है, बी के सामने 1 है, बाकी आप देख सकते हैं दक्षिण हिंद में आ जाएगा। ये बेंगोल आप जानते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, तो आप इतना ही क्वेश्चन हमारे अगले साल आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे हमारे भगवान सर। तो आज इतना ही, ठीक है, ओके। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, आपके मेंस के अंदर जो है ये टॉपिक क्रांति वाला नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके प्रश्न पूछ लिया गया। क्या कर सकते हैं, अब बोर्ड जो है पूछा तो उसका आंसर देना ही पड़ेगा अपने को। तो हालांकि इसका प्रश्न आपके था नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं था ये, लेकिन फिर भी आपके क्रांति का प्रश्न पूछा। तो बेटा देखो यहाँ पर अवध में विलेजली द्वारा शुरू की गई अधीनस्थ संधि याद रखना। तो अवध का जो विलय था आपके 1801 के अंदर हुआ था। आपके मेरठ में विद्रोह की शुरुआत की बात करें अपन तो 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को आपके विलय हुआ था। नवाब अली शाह पच्छुत अवध का विलय जो है कब किया गया था? कुशासन का आरोप लगा करके 1856 के अंदर विलय किया गया था आपके। और युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु की बात की जाए तो जून 1858 याद रखना, जून 1858 याद रखेगा, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी आपकी। ठीक है, हालांकि क्रांति आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिय विद्यार्थियों आपके ये पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका नंबर 1 पर क्या आएगा? 1801 की बात की जाए 57, 56 और 58। तो यहाँ पर आपका देखो 1 नंबर पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ए यहाँ पर भी मिल रहा अपने और यहाँ भी मिल रहा, उधर वाले नहीं बैठेगा अपना। उसके बाद में आपके 1856 यानी वाजिद अली शाह का पदच्युत करना और अवध का विलय 1856, तो 2 नंबर पे आएगा आपके सी। तो 2 नंबर पे सी कहां पर है? यहाँ पर आ रहा बेटा। उसके बाद में आपके डी, युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु या मेरठ में विद्रोह। तो फिर विद्यार्थियों आपके मेरठ में विद्रोह वाला 3 नंबर पे आएगा। बी आएगा आपके, तो बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ए वाला जो आंसर है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा। बताओ आप लोगों ने किया नहीं किया? कैसे कर सकते बेटा? जब पढ़ा ही नहीं होगा तो जब सिलेबस में नहीं था तो फिर भी दे दिया गया, क्या कर सकते हैं अपन? ठीक है, तो चलिएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, क्रांति वाला आपके पूछा गया। दूसरा है अकबर द्वारा आरंभ की गई मनसबदारी प्रणाली। फिर विद्यार्थियों मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मैंने आपको बताया भी था, अक्सर क्लास में बताता हूं कि मनसब जो है ये एक दरबार में बैठने की क्या नाम है? व्यवस्था है। मनसब जो है क्या है? दरबार में बैठने की क्या है आपके? एक व्यवस्था होती है, याद रखिएगा। दरबार में बैठने की क्या होती है? व्यवस्था होती है। अब आप सब जानते हैं दरबार में बैठने की व्यवस्था है तो भू राजस्व से संबंधित तो है ही नहीं आपके, धार्मिक सुधार से संबंधित है ही नहीं आपके, ग्राम स्तर का प्रशासन से आपके संबंधित है ही नहीं आपके। तो यहाँ पर आप लोग जो है ये विशेष याद रखिएगा कि प्रिय विद्यार्थियों यहाँ आंसर होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सैन्य से नौकरशाही तंत्र से आपके संबंधित था, यानी आपके सैन्य से संबंधित और असैन्य दोनों कार्यों से आपके संबंधित था। आपके विशेष बात ध्यान रखिएगा। दैट्स क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके पूछा गया, निम्नलिखित स्थलों को उनकी खोज किए जाने के व्यवस्थित क्रम में सुमिलित कीजिए। यहां पर भी थोड़ा सा देखो डाउट वाली बात ही है। फिर विद्यार्थियों यहां अगर मैं चर्चा करूं, आपके जो हड़प्पा है इसकी खोज आपके 1921 के अंदर हुई थी। ठीक है, जो लोथल है इसकी खोज आपके 1954 के अंदर खोज हुई थी। कालीबंगा की बात करते हैं तो 1952 के अंदर कालीबंगा की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो आपके 1922 के अंदर जो है आपके मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। अब देखिएगा अगर यह क्रम देखिए अपन, क्रम देखिए बेटा तो पहले आपका ए आना चाहिए, उसके बाद में आपका डी आना चाहिए, ए और डी के बाद फिर आपका सी आना चाहिए और उसके बाद में आपका बी आना चाहिए। ये अपना क्रम बैठेगा यहाँ पर, ये अपना जो है यहाँ पर क्रम बैठेगा। राइट वाला क्रम आपका ये होगा, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी नहीं है कि या फिर ए और के बाद में आपका डी आ रहा हो तो ए डी, उसके बाद में देखो यहाँ ए आ गया, यहाँ आपका डी आ गया, उसके बाद सीधा बेटा बी और सी आ गया आपका। इसका मतलब ये क्रम बैठ नहीं रहा। तो देखते हैं बोर्ड यहाँ पर आंसर क्या मानता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? आपका क्रम नहीं बैठ रहा, तो मैं तो आपको स्टार लगा के भेज रहा हूँ क्योंकि क्रम यहाँ पर बैठ नहीं रहा। आंसर मैंने आपको बता दिया, राइट आंसर आपका क्या होगा? ए डी सी बी राइट होगा। लेकिन यहाँ पर बेटा कहीं पर भी आपके ए डी सी बी राइट यहाँ पर नहीं आ रहा है। दैट्स क्लियर। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ, कंफ्यूज वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, तो सर मैंने आपको लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नजदीक की ओर जाए तो अपन सी की ओर जा सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि फिर सी की ओर क्यों जाए जब अपना आंसर ही सेट नहीं बैठा, तो यहाँ पर अपन क्यों जाए उसकी ओर? तो मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। 2 कथन अपन पास में दिए गए प्रिय विद्यार्थी। देखिएगा, सूफी संतों ने विस्तृत आडंबर अनुष्ठान अस्वीकृत किया। बिल्कुल विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, जो सूफी संत थे उन्होंने जो मिथ्या आडंबर थे, जो अनुष्ठान जो थे उनका बिल्कुल क्या किया था? विरोध उनके द्वारा किया गया। इसका मतलब है यहाँ पर अभी कथन एक ही बात करते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। उनका ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष व्यक्ति आस्था अनुराग में विश्वास था। बिल्कुल जो उनके खुदा जो थे या जो उनका ईश्वर है उसके प्रति उनका विश्वास था, तो यहाँ पर ये वाला कारण भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों क्या आपके सही है और आर ए के यहाँ पर क्या कर रहा है? सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। तो 44 की बात अपन करें विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में आर के रूप में है। 2 कथन अपने पास में प्रिय विद्यार्थियों। यहां देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। बिल्कुल बात बेटा ये सही बात आपकी याद रखना। और कारण आ रहा है कि ये जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के प्रत्युत्तर में शुरू किया। अब बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन का जो मूल कारण की बात करते हैं अपन। देखो सबसे पहला कारण जो आता है आपके वो था खिलाफत। सबसे पहला कारण जो था वो था आपके क्या? खिलाफत। याद रखना, खिलाफत जो है ये मूल रूप से इसके लिए प्रारंभ किया गया था।
मूल रूप से यहाँ पर इसके लिए प्रारंभ किया गया था। नंबर 2 की बात करें तो आपके आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा जो है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अलग अलग बुक के अंदर जो है अलग अलग चीजें आपको मिलेगी यहाँ पर, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर नंबर 3 की बात की जाए रोलेट एक्ट याद रखना, क्या था? रोलेट एक्ट याद रखेगा, ठीक है। एक आपके नंबर 4 की बात की जाए गांधी जी की भावनाओं को ठेस याद रखना, किसकी? तो गांधी जी की भावनाओं को क्या होना? ठेस होना। गांधी जी की भावनाओं को क्या होना? ठेस होना याद रखेगा। और नंबर 5 की बात की जाए तो प्रथम विश्व के समय आई आपके आर्थिक मंदी, क्या आई आपके? आर्थिक मंदी याद रखना। ये काफी सारे रीजंस इसके अंदर थे आपके, काफी सारे कारण यहां पर थे। अगर मैं ये कहूं विद्यार्थियों मूल रूप अगर देखा जाए तो वो खिलाफत के खिलाफ था, ठीक है, मतलब सॉरी खिलाफत के लिए किया गया था। मूल रूप अगर अपन देखें तो इसका मतलब है कि यहां पर कथन ए अपना बिल्कुल सही है, कथन कारण आर भी आपका सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। यहां पर क्या नहीं करेगा? व्याख्या यहां पर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा विद्यार्थियों, याद रखना। तो यहां पर आपका ए और आर दोनों क्या होंगे? सही, लेकिन आर जो है वो ए की क्या नहीं करता? सही व्याख्या यहां पर नहीं करेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहां पर होगा। देखो मैं अकॉर्डिंग टू मेरे बता रहा हूं, ठीक है। देखो अलग अलग किताब में अलग अलग बातें थी आपकी, तो मैं अकॉर्डिंग टू मैं बात कर रहा हूं। 12वीं क्लास की किताब में देखो कि बोर्ड में तो उसके अंदर सीधा दे रखा है रोलेट एक्ट और आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर उसी अपन बोर्ड की किताब अगर अपन देखें जो गांधी जी की स्वतंत्रता से पहले की बात की जाए तो वहां पर जो है उसके अंदर आपके अलग दे रखा है। तो रीजंस आपके अलग अलग यहां पर दिए गए हैं, लेकिन फिर विद्यार्थियों मैंने आपको सामने दिया खिलाफत मूल कारण है। मूल कारण जो होगा आपका वो क्या होगा? खिलाफत होगा। लेकिन जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, गांधी जी की भावनाओं को ठेस, आर्थिक मंदी, ये भी उसी के कारण है। तो यहां पर अपन कारण मान सकते हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर सकते, पर यह बात ध्यान रखिएगा। तो फिर विद्यार्थी यहां पर याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका आ सकते हैं? विद्यार्थी ये भी अपने सिलेबस में नहीं था लेकिन फिर भी बोर्ड ने पूछ लिया, कोई बात नहीं, पूछ लिया तो आपकी मर्जी है, अब पूछोगे तो आंसर देना तो पड़ेगा। तो बेटा कन्नौज के प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है बेटा। त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर पर कन्नौज के जो शासक पड़ते हैं उन प्रतिहारों को अपन जो है गुर्जर प्रतिहार के नाम से उनको जाना जाता है। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। फिर विद्यार्थी बिल्कुल बात सही, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाती है तो नालंदा विश्वविद्यालय आपके धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था क्या? भाई नालंदा विश्वविद्यालय जो है क्या धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था क्या? नहीं बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल के अंदर बना था, लेकिन पुनर्जीवित की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर पुनर्जीवित किया गया था। पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, ये बिल्कुल क्या आपके? ये बिल्कुल आपके गलत है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पाल साम्राज्य की जो स्थापना है वो गोपाल पाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल पाल के द्वारा जो है पाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। प्रथम अपभ्रंश कवि स्वयंभू, बिल्कुल सही बात है। पहले अपभ्रंश भाषा के जो कवि रहे हैं वो स्वयंभू हैं। कौन है? वो आपके स्वयंभू हैं, लेकिन ये पाल दरबार में विद्यमान नहीं थे, याद रखना। तो इसका मतलब ये गलत है आपका। ये अपभ्रंश कवि स्वयंभू थे, राष्ट्रकूटों के दरबार में थे। किनके दरबार में थे? ये राष्ट्रकूट शासकों के दरबार के अंदर था। इसका मतलब सी और डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। तो मतलब अपने पास ए और बी दोनों अपने पास में बचे हुए हैं। यहाँ पर क्या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। स्थापना की बात करें अपन तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, लेकिन पुनर्जीवित की बात की जाए धर्मपाल ने किया, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो बी आंसर आपका राइट होगा। क्या होगा बेटा? बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, हाँ चलिएगा आगे देखिएगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। फिर आगे आपके कथन और निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नाम इस बार शिक्षक नहीं बना रहे अपन, क्या नाम जो आरएस या आईएएस अधिकारी बना रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है ना, बोर्ड का यही मंसूबा था। हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, बिल्कुल बात सही फिर विद्यार्थियों, हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि भाव चित्रात्मक लिपि है, ब्रुस्टोफेदन लिपि है, याद रखना। अधिकांश अभिलेख जो है वो संक्षिप्त है, बिल्कुल बात सही है, अधिकांश अभिलेख जो है वो संक्षिप्त है और कई बार इनको वस्त्रोफेदन, बेटा वस्त्रोफेदन नहीं होता, एक्चुअली में ब्रुस्टोफेदन होता है, याद रखना। क्या होता है? ब्रुस्टोफेदन होता है, ठीक है। हो सकता है कि मैं लिखने में क्या हो जाता है गलती, तो ब्रुस्टोफेदन ध्यान। तो कई बार ब्रुस्टोफेदन शैली में लिखेगा, ये भी बात आपकी सही है। तो अभी कथन ए सही है और कारण आर भी आपका सही है और बिल्कुल यहाँ पर इसकी क्या की जा रही है? व्याख्या यहाँ पर की जा रही है, याद रखेगा। तो यहाँ ए और आर दोनों आपका सही होगा और फिर विद्यार्थी याद रखना उसमें क्या होगा? आपकी आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल यहाँ पर करता है, ब्रुस्टोफेदन शैली की बात यहाँ पर बनती है आपके। दैट्स क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके इंडियन हिस्ट्री का था। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध थी। प्रमुख कुछ गदर नेता थे। प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर कुछ गदर नेताओं के नाम जो है वो दिए गए थे। हालांकि यहाँ पर देखिए तो गदर नेताओं के अंदर जो है प्रिय विद्यार्थी सोहन सिंह भाकना का नाम आता है आपके। सोहन सिंह भाकना की बात करते हैं तो वो भी आपके गदर नेता थे, सोहन सिंह भाकना। इसके अलावा लाला हरदयाल की बात की जाए, लाला हरदयाल की बात करें तो वो भी थे आपके, क्या नाम जो आपके गुरुदत्त सिंह की बात की जाए तो ये भी आपके गदर नेता थे, आपके गुरुदत्त सिंह, याद रखना, ये भी गदर नेता ही थे आपके। फिर इसके अलावा बात की जाए रामनाथपुरी की बात करते हैं तो ये भी आपके रामनाथपुरी, ये भी गदर नेता थे आपके। रामचंद्र पेशावरी की बात करते हैं, ये भी आपके गदर नेता थे। रामचंद्र पेशावरी की बात करें तो ये भी आपके गदर नेता थे आपके। एक आपके चौधरी रहमत अली, याद रखना बेटा, क्या नाम था? चौधरी रहमत अली, याद रखना। तो रहमत अली शाह, रहमत अली शाह याद रखना, तो ये भी आपके क्या थे? नेता थे फिर विद्यार्थियों। तो यहां देखिएगा जो रहमत अली शाह अपने पास में है, सोहन सिंह भाकना अपने पास में है, अली जफर खान नहीं है। मौलाना शौकत अली बेटा खिलाफत नेता थे। मौलाना जो शौकत अली है वो आपके क्या थे? खिलाफत नेता थे। तो आंसर आप लोगों का निकल गया होगा यहाँ पर। ए और बी दोनों यहाँ पर क्या रहा? सही आ रहा अपने पास में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते आगे। 122 नंबर क्वेश्चन आपके पूछा गया था औरंगजेब से, बेटा बुंदेलों के काल से पूछा गया था। बुंदेला सरदार जो थे उनके वहां से पूछा गया कि कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूट मार का जीवन अपना लिया और उनका लगातार पीछा किया गया परंतु बुंदेला भूमि अधिकृत नहीं की गई थी। विद्यार्थी जो आपके बुंदेलाओं की बात करते, बुंदेलखंड की बात करते, वहीं से आपके तो सीधा सीधा आपके बुंदेला भूमि से आंसर आ रहा था। तो आंसर आपको निकल गया चंपत राय, याद रखना। क्या नाम था? चंपत राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके
गोपाल राव हरिदेशमुख के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से ये प्रश्न पूछ लिया गया। देखो, एक राष्ट्रीय आंदोलन आपके टॉपिक दे रखा था, लेकिन फिर भी देखिएगा पुनर्जागरण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न पूछा गया, क्योंकि समकालीन चीजें थी तो समकालीन चीजों से ही रिलेटेड करके यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। तो वह शासकीय सेवक थे, बिल्कुल बात सही बेटा। ये क्या नाम, जो न्यायाधीश हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो है, या सॉरी अंग्रेजों के अधीन जो थे न्यायाधीश थे आपके। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सुधारक के रूप में काम किया, निबंधकार थे, बिल्कुल बात ये सही है। इनको जो है लौकिकवादी के नाम से इनको जानते हैं, ये भी बात सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा वाला आपका यहाँ पर सही है। अपने से पूछा गया बेटा आपके असत्य कथन पूछा गया, तो बिल्कुल बेटा ध्यान रखना असत्य कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी अपना असत्य हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा कि जो समाज जो है बदलाव नहीं, समाज के लिए उन्होंने कुछ किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, शुद्धि के कार्य अथवा लाखों हिंदुओं को पुनः धर्मांतरण पर बल दिया, ये बात इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था आपके, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मोस्टली बात आपका याद रखना। नेक्स्ट बात देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए और कारण आर देखना बेटा। देखिए बेटा, यहां पर आपके माध्यमिक शाखा, ये एक्चुअल में माध्यमिक नहीं है, माध्यमिक शाखा है आपके, क्या बेटा, माध्यमिक है, ध्यान रखना। तो यहां शाखा की बात करते हैं तो उसका नाम था माध्यमिक, याद रखना, क्या था, माध्यमिक शाखा, याद रखिएगा। उसके संस्थापक आपके नागा अर्जुन, याद रखना, दूसरी शताब्दी के थे बिल्कुल। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति, मूल कृति जो आपकी माध्यमिक कारिका, कौन सी बेटा, माध्यमिक कारिका। तो यहां पर आपका अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी आपका सही है। तो यहां ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही क्या कर रहा है, व्याख्या यहां पर कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल यहां पर राइट होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके हिस्ट्री का। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपके दे रखी थी बेटा। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो देखिए, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए 1784 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो 1793 के अंदर। दो चीजें अगर आपने यहां से पकड़ ली तो आपका आंसर वैसे भी निकल जाता है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की बात की जाए आपके, तो ये आपके 4 नंबर, तो ए में 4 कहां आ रहा है, ए में 4 अपने पास यहां आ रहा है, तो यहीं से अपना आंसर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। दैट्स क्लियर। चलिएगा, तो यहां आपका हो जाएगा, पहले में आपका 4 हो जाएगा, बी में आपका 1 हो गया, कलकत्ता मदरसा, तो याद रखना 1781, क्या हो जाएगा बेटा, 1781। संस्कृत महाविद्यालय बनारस, तो ये हो जाएगा आपका 1791, याद रखिएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी वाला आपका। नेक्स्ट अगला, ये भी आपके सिलेबस में नहीं था, फिर विद्यार्थी चोल शासक आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पेपर में दे दिया गया। अब दे दिया गया तो करना पड़ेगा अपने को, जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। चलिएगा, तो यहां पर अरिमोली वर्मन की बात की जाए बेटा तो राजराज प्रथम की बात की जा रही है। किसकी, राज प्रथम की बात यहां पर की जा रही है। राजराज प्रथम को जो है अरुमोली वर्मन भी कहा गया, और ये चोल शक्ति जो इनके काल में उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, बिल्कुल बात ये सही है, याद रखना। इनको वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जानते हैं, राजराज प्रथम को, चोल वंश का। फिर आपके राजेंद्र फर्स्ट ने श्रीलंका के राजा महेंद्र फोर्ट के विरुद्ध सैन्य विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल ये भी बात, तो ए वाला भी सही है आपका, बी वाला कथन भी आपका सही है। राजेंद्र फर्स्ट ने आपके गंगईकोंड चोलपुरम में नवीन राजधानी निर्मित की थी, बिल्कुल ये भी बात आपकी सही है। और राज फर्स्ट चोल साम्राज्य का संस्थापक था। प्रिय विद्यार्थी याद रखना, चोल साम्राज्य का संस्थापक तो नहीं था। राजराज फर्स्ट को बोलते हैं, राजराज फर्स्ट को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वास्तविक संस्थापक के नाम से जानते हैं। जबकि चोल साम्राज्य के संस्थापक की बात करें अपन, तो वो आपके विजयालय चोल था। आपके क्या था, विजयालय चोल की बात यहां पर की जाती, विजयालय चोल की बात यहां पर की जाती बेटा, तो ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब हो गया कि आपके डी वाला आपका सही नहीं होगा, तो यहां आपका आंसर हो गया ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके पूछा गया 138 नंबर क्वेश्चन था, कालक्रम से लगाना था बेटा। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन की बात करें तो ये आपके आगमन हुआ था मार्च 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन कब आया आपके, मार्च 1946 में आया था। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन जो है वो कब हुआ बेटा, तो याद रखिएगा अक्टूबर के अंदर हुआ था आपके। कब हुआ था, अक्टूबर 1946 के अंदर आपके कैबिनेट सरकार का पुनर्गठन पूछ रहा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, पुनर्गठन पूछ रहा है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, अगली बात है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, बेटा ध्यान रखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपके 16 अगस्त 1946 है ना, 16 अगस्त 1946 जो है ये आपके प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है। वायसराय के रूप में निम्नलिखितों के स्थान पर वेवेल का आगमन, तो वेवेल आपके 1943 के अंदर ही आ गए थे आपके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक नंबर पे आपका डी हो गया, तो डी यहां भी आ रहा है और डी यहां भी है और डी यहां भी है। उसके बाद में बेटा आपके 1946 मार्च का महीना है, तो कैबिनेट मिशन ए आ रहा है अपने पास में, डी के बाद में ए यहां भी आ रहा है और ए यहां पर भी आ रहा है। उसके बाद अंतरिम सरकार, तो फिर बी आना चाहिए, तो बी यहां पर आ रहा है, यहां सी आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ए बी सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहां पर आपका राइट होगा। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा आपका। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये आपके कालक्रम के अनुसार बात करनी पड़ी विद्यार्थी अपने को। तो छोटे राजनीतिक दल थे आपके जिनकी स्थापना की गई थी, आपके राष्ट्रीय आंदोलनों के समय की बात करते हैं, तो देखिएगा कौन कौन से आपके जो है आंदोलन आपके स्थापित, कौन कौन सी संस्थाएं जो थी वो बनाई गई थी, कौन कौन सी, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां देखिएगा एम एन रॉय द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखना। एक आपके बी आर अंबेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सोशलिस्ट पार्टी और एम ए मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा, याद रखना बेटा। कौन सी है, हिंदू महासभा की बात अपन यहां पर करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हिंदू महासभा की बात की जाए तो 1915 के अंदर फिर विद्यार्थियों मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना जो है वो कब हुई थी आपके 1915 के अंदर। कब हुई थी, 1915 के अंदर हुई थी। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो सोशलिस्ट पार्टी आपके स्थापित की गई, भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की बात की जाए, ये 1936 के अंदर आपकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1936 के अंदर जो है आपकी इसकी क्या की जाती है, स्थापना यहां पर की जाती है, याद रखिएगा 1936 है ना। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो ये 1940 के अंदर स्थापना की गई थी। और जो आपके सोशलिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1936 में स्थापना की गई थी। इसका मतलब हो गया आपके, तो एक नंबर पे आपके 1915 है, तो डी आएगा एक नंबर पे। तो यहां देखिएगा एक नंबर पे डी यहां पर आ रहा है। क्या इसके अलावा आ रहा है, क्या इसके अलावा अपने पास में कहीं नहीं। उसके बाद में 1915 के बाद में अगला वर्ष आपके
अगली बात की जाए 1940 1936 36 की बात की जाए, सोशलिस्ट पार्टी सॉरी 1934 आएगा है ना, 1934 ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नंबर 2 पे आपका सी, तो डी के बाद में आपका सी यहां पर हो जाएगा। उसके बाद 36 आपके बी और ए, तो डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी यहां पर राइट होगा आपका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके भारतीय इतिहास के प्रश्न थे बेटा। इसके अंदर आपके 3 प्रश्न जो थे वो सिलेबस से बाहर पूछे गए थे। क्रांति आपके सिलेबस में नहीं थी और पाल वंश वगैरह आपके सिलेबस में नहीं था, तो वो भी आपके पूछा गया। इसके अलावा चोल वंश की बात करें तो वो भी आपके सिलेबस में नहीं था, तो वो भी आपके यहां पर पूछा गया था आपके, ठीक है। और वैसे देखा जाए फिर विद्यार्थियों, पेपर थोड़ा लेंथी था, आपने भी पेपर यहां पर दिया था, काफी सारा लेंथी पेपर रहा होगा यहां पर, क्योंकि सारे जो है कथन और निष्कर्ष के हैं। एक प्रश्न को देखने के लिए अपने को कम से कम 4 फैक्टरों का याद होना जरूरी है, और वो 4 फैक्टर भी अलग अलग जगह से उठा रखे हैं आपके, कहां से, अलग अलग जगह से वो 4 फैक्टर आपके उठा रखे, प्रॉपर तरीके से किसी भी टॉपिक से आपके नहीं उठाए गए। जहां से प्रॉपर टॉपिक से उठाया गया तो उसके अंदर भी अपने को उलझा रखा था। तो एसएसटी का पेपर बड़ा लेंथी पेपर रहा, मुझे मैं मान भी सकता हूं यहां पर। दूसरी बात है फिर विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न में मैंने आपको बताया 2 के अंदर थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने आपको 2 में बता दिया है कि वहां पर जो डाउट को कैसे अपने को क्लियर करना है। बोर्ड भी सामान्य जो होगा वो बोर्ड ही होगा आपका। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जो है अच्छे से आप लोगों की तैयारी की होगी आपने। लेकिन फिर विद्यार्थी देखिएगा 100% तो सभी लोग जानते हैं। अब एसएसटी आप पता है कि देखो सारी चीजें के अंदर अपन देखें तो कहीं पर कुछ चीजें लेंथी होती है, कुछ चीजें होती है आपके शॉर्ट में भी आती है। अब बहुत सारे आपके टॉपिक्स ऐसे दे रखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता से उसने एक प्रश्न उठा लिया, आपके वैदिक काल से कोई प्रश्न नहीं उठाया, जैन धर्म से कोई प्रश्न नहीं उठाया, बौद्ध धर्म से नहीं उठाया, आपके महाजनपद काल से कोई प्रश्न नहीं उठाया, जो आपके मौर्य काल आपका देखा वहां से कोई प्रश्न नहीं उठाया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से कोई प्रश्न आपके नहीं उठाया गया। तो मतलब इतना सारा सिलेबस देने के बावजूद उन टॉपिकों से आपके किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके नहीं उठा पाया। तो क्या कर सकते हैं मैडम, जो पेपर है बनाने वाले बोर्ड है, बोर्ड का काम है बनाना और अपना काम पेपर देना। तो जैसा बोर्ड करेगा वैसा ही अपन पेपर को यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो 138 का डी है, पुनर्गठन बाद में हुआ था, मुस्लिम आए थे बाद में। 138 को देख लेते बेटा, ध्यान रखना। हाँ तो बेटा अंतिम सरकार का पुनर्गठन लिख दिया ना आपके, अक्टूबर 1946 हुआ ना आपके, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट बेटा, बिल्कुल 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 एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, चेंज कर रहा हूँ बेटा, सही बात बिल्कुल। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 138 के अंदर आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही बात। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन हो गया, वाइसराय हो गया, अंतिम सरकार अक्टूबर 1946 आपका। तो 138 में आपके डी आंसर होगा बेटा, सही बात है। 138 में आपका क्या होगा, डी आंसर होगा, बिल्कुल सही बात बेटा, ठीक है। चलो माफी चाहता हूं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर हो गया। तो डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहां पर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ए सी बी राइट हो जाएगा आपका। मैं यहां पर लिखता हूं आंसर आपके डी ए सी और बी याद रखना, ठीक है। चलो और तो बाकी सब ठीक है। हाँ पेपर बहुत हार्ड था बेटा, जब मुझे पता है कि मैंने भी सोल्व किया तो हार्ड था, तभी तो मैं बोल रहा हूं। ज्योग्राफी को इतना पढ़ा कि उसमें कुछ नहीं आया बेटा, क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते है ना। तो ये चीजें थी आपके बेटा, इंडियन हिस्ट्री वाले प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आपके, है ना।